नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू हो चुका है। 5 जून को प्रथम, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आया। तो सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन पहला दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? दोस्तों, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कोशिका को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम कौन करता है? उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस करता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उन सारे कोशिकांग को भी यही नियंत्रित करता है। अब हम जान लेते हैं कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। जो कोशिका होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, बात करें यदि एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। यह न्यूक्लियस सारे कोशिकांगों को नियंत्रित करने के काम करता है। और सारे कोशिकांगों के बारे में एक बार रफली जान लेते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर एक इस तरह की संरचना पाई जाती है दोस्तों, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वे रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यह किसका सिंथेसिस करता है? यह फैट का सिंथेसिस यानी वसा यानी लिपिड का सिंथेसिस करता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? इसके बाद पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी जो होता है वह एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, वो सारे किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कोशिका से जुड़े कुछ बेसिक जानकारी। यदि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको हल करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? बताइए। ओजोन गैस होता है दोस्तों, वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकता है। यदि यही ओजोन गैस नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से निकलती हैं वो डायरेक्ट किस पे आती? पृथ्वी पे आती। तो पृथ्वी पे आने के बाद वो प्लांट को भी नुकसान पहुंचाती और एनिमल्स को, ये दोनों को नुकसान पहुंचाती। अब जान लेते हैं कि इस अल्ट्रावायलेट किरणों से इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अल्ट्रावायलेट किरणों से इंसानों को स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन लेयर जो होता है वो किस स्तर में पाया जाता है। इसको मिटा दूं? चलिए इसको मिटा देता हूं, ध्यान देना दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी है। कोशिका मत समझना, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर गैसों के कई लेयर हैं। चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से कि वह किस मंडल में स्थित है। ये जो पहला लेयर है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल को क्या कहते हैं? समताप मंडल। तीसरे मंडल को क्या कहते हैं? मध्य मंडल। चौथे मंडल को क्या कहते हैं? ताप मंडल। और सबसे ऊपर वाले को कहते हैं बहिर्मंडल। यहां तक क्लियर हो गया? जो ओजोन लेयर है दोस्तों, ये समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। इसका 90% जो हिस्सा है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब हम जान लेते हैं दोस्तों, ये जो समताप मंडल है वह कहां से शुरू होता है। क्लियर? अब हम जान लेते हैं दोस्तों, जो ओजोन लेयर है वह कहां से कहां तक फैला हुआ है। ओजोन लेयर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह एक मोटी परत है। यदि यह मोटी परत हट जाए दोस्तों तो सूर्य से आने वाली यानी सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह कहां आएगी? डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी और स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करेगी। यहां तक क्लियर? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, थर्मामीटर में प्रयुक्त पारा किस प्रकार का पदार्थ है? बताइए। थर्मामीटर में जो प्रयुक्त पारा होता है वह किस प्रकार का पदार्थ होता है? पारा जिसका सिंबल होता है Hg। क्या कहते हैं? Hg। इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पारा कहते हैं।
ठीक है, वह क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है। वह रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आया था दोस्तों, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का कौन सा मॉडल दिया था। दोस्तों प्रश्न समझ में आया। प्रश्न में ये कह रहा है कि जो मेंडलीफ साहब थे, उन्होंने जब तत्वों का अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे थे तो वो किस आधार पे कर रहे थे, तो वो आधार था दोस्तों तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उन्होंने तत्वों को सजाया था पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने रखा था। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों सूर्य से प्रकाश आने में दो चीजें आपको निर्भर करेगी। पहला कि सूर्य से पृथ्वी तक के बीच में कितना डिस्टेंस है, पहला। दूसरा कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद हम जान लेते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है। इसकी दूरी होती है 150 मिलियन किलोमीटर, इसकी दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। यहां तक क्लियर है। अब दोनों चीज यदि पता चल गया तो हमें समय पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। तो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न आया था, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बात करें जल में घुलनशील विटामिन की तो बी और सी ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो किसमें घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं वो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ए घुलनशील है, बी सी नहीं है। डी घुलनशील है, ठीक है, ए डी ई और के। तो ये सारे जो विटामिन है वो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ठीक है। यदि बात करें दोस्तों इसके नाम की तो इसके नाम को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। रथ पर एक टॉफी सॉरी। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, पर को हटा दो। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के थियोक्विनोन। ठीक है। तो इस ट्रिक से हम जान सकते हैं प्रत्येक विटामिन का नाम। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान मुख्य रूप से डैश में टूट जाता है, यानी जब पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का तो वह किस में टूट जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। जो फैट होता है वह फैटी एसिड में टूट जाता है और जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक। तो ये जो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये पाचन से पहले का है और ये वाला जो कंडीशन है यह पाचन के बाद का है। अब पाचन की जरूरत पड़ी क्यों, जो भी हम खाना खाते हैं उस कंडीशन में हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण नहीं हो सकता। इस वजह से जो भी हम फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। और छोटे छोटे टुकड़े कौन से हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है पाचन के दौरान, ग्लूकोज में टूटता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए कहां पाया जाता है, प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। यह एक जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करने वाला अंग होता है जो हर एक इंसान या जानवर या पौधे उनके कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों अभी हमने बताया कि जो विटामिन डी होता है उसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं और उसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी।
अगला प्रश्न आया था दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहले जान लेते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इसके बाद हम जान लेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। यदि बात करें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की, तो वैसे ऊर्जा के स्रोत जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म, केरोसिन, कोयला, ये सारे जो ईंधन हैं वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन पोल्यूशन और औद्योगिकरण को देखते हुए हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा से था, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में क्या था वो एक्चुअल में प्रश्न पता नहीं चल पाया है। आपको याद करके जाना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है, इन सारे के बारे में डिटेल्स में जान लेना है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है। लकड़ी का जो जलना है वह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसपे कोई बल लगाकर या एनर्जी देकर के उसके शेप और साइज को चेंज कर दिया जाए, लेकिन जब वही एनर्जी वापस ले लिया जाए यानी एनर्जी हटा दिया जाए तो वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो वैसा परिवर्तन जिसमें हम एनर्जी देकर के उसके शेप और साइज को चेंज कर दें, लेकिन एनर्जी हटाने के बाद भी वह ओरिजिनल पोजीशन में ना आ पाए, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। बात करें एग्जाम्पल की, तो रासायनिक परिवर्तन में होता है दूध से दही का बनना। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि लकड़ी को राख में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या उस राख से दोबारा लकड़ी बन सकती है, नहीं बन सकती। दूध को जब दही बना देंगे तो क्या उस दही से दोबारा दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वह रासायनिक प्रक्रिया के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल होता है लोहे का जंग लगना। बात करें यदि भौतिक परिवर्तन की, तो पानी का यानी लिक्विड का क्या होना, ठोस होना यानी बर्फ बनना। यदि हम बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। यदि हल्का सा हीट दे देंगे तो वही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।